हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे मौसम एवं जलवायु वाला। उसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटाओ? क्या नाम से, बादल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि बादल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इन सभी के बारे में अपन ने कल की वीडियो में चर्चा कर ली। आज अपन पढ़ेंगे मेघ व कोहरे में अंतर, यानी बादल और कोहरे में क्या अंतर है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलो बेटा, मेघ व कोहरे में अंतर, मेघ व कोहरे में अंतर पड़ेंगे। अब मेघ व कोहरे में अंतर क्या है? यानी जो मेघ होते हैं वो कहाँ बनते हैं? अरे आसमान में बनते हैं बात। और जो कोहरा होता है वो कहाँ पे होता है? धरातल पे होता है। और मेघ में क्या होती है? वर्षा होती है। कोहरे में वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे इसके 4-5 अंतर है, इसलिए डालो, एक साइड डालो बेटा मेघ, एक साइड डालना मेघ और एक साइड डालना आप कोहरा। पहला अंतर लिखेंगे अपन, मेघ का निर्माण, मेघ का निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है, अधिक ऊंचाई पर होता है। यानी कहने का मतलब जो बादल है उनका निर्माण कहाँ होता है? अरे ऊंचाई तो होता ही है, थोड़े धरातल पे होते हैं। आगे लिखो कोहरे, कोहरे का निर्माण दो वायु राशियों, यानी कहने का मतलब जब दो वायु राशियां आपस में टकराएंगी, यानी दो वायु राशियों, कोहरे का निर्माण दो वायु राशियों से होता है। कहाँ होता है? धरातल पे होता है। कोहरे का निर्माण दो वायु राशियों से धरातल पर होता है, धरातल पर होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मेघ क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, तो लिख लो इनमें वर्षा होती है, इनमें वर्षा होती है। और कोहरे में क्या होता है? बारिश नहीं होती, इसमें वर्षा नहीं होती है, इसमें वर्षा नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि क्या नाम से, जल कणों की मोटाई इसमें क्या होती है? अधिक होती है। इसमें मेघ में लिखो, इसमें जल कणों की मोटाई, जल कणों की मोटाई अधिक होती है, जल कणों की मोटाई अधिक होती है। कोहरे में, इसमें, अरे इसमें जल कण क्या होते हैं? अधिक मोटे होते हैं, जबकि कोहरे में क्या होते हैं? यानी जल कणों की मोटाई क्या होती है? कम होती है। इसमें जल कणों की मोटाई कम होती है, इसमें जल कणों की मोटाई कम होती है। 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर पढ़ेंगे, मेघों का निर्माण किससे होता है? संघनन प्रक्रिया से होता है। लिखो, मेघों का निर्माण, मेघों का निर्माण संघनन प्रक्रिया से होता है, संघनन प्रक्रिया से होता है। जबकि बादलों का निर्माण किससे होता है? यानी बादलों का निर्माण विपरीत जल राशियों के सहमिलन से। आगे लिखो, बादलों का निर्माण यानी जो बादलों का निर्माण होगा वो
जल राशियों के सहमिलन, जल राशियों के सहमिलन पर होता है। यानी बादलों का निर्माण कब होता है? जब जब दो जल राशि होती है आपस में मिल जाती है, जल राशि आपस में मिल जाती हैं, तब इनका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। ये कितने अंतर हो गए? 4 अंतर हो गए। पहला अंतर क्या हो गया कि बादलों का निर्माण कहाँ होता है? अधिक ऊंचाई पर होता है, जबकि क्या नाम से कोहरे का निर्माण कहाँ होता है? धरातल पे होता है। और किससे? दो वायु राशियों से। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मेघ क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, जबकि क्या नाम से इसमें वर्षा नहीं होती। और मेघ में जलकणों की मोटाई क्या रहती है? अधिक रहती है, और इसमें क्या होती है? जलकणों की मोटाई कम होती है। इसमें मेघों का निर्माण किससे होता है? संघनन प्रक्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया से? संघनन प्रक्रिया से। जबकि इसमें बादलों का निर्माण जल राशियों के सहमिलन पर होता है। ये 4 अंतर हो गए। अब पढ़ेंगे अपन ये अंतर पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ेंगे बेटाओ कि बादल निरंतर छाए रहते हैं और वर्षा नहीं होती है, तब फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब बादल निरंतर छाए रहते हो और उसका फसलों पर, और वर्षा नहीं होती हो तो उसका फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या नाम से जब बादल निरंतर छाए रहेंगे तो क्या होगा? कीट रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी बादल निरंतर छाए रहेंगे तो क्या बनी रहेगी? नमी बनी रहेगी। तो नमी बनी रहेगी तो क्या हो जाएगा? किसका प्रकोप बढ़ जाएगा? कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और जैसे मावट होती है, अरे मावट के टाइम जनवरी के माह में यदि बारिश नहीं होती है, बादल से छाए रहते हैं, तो सरसों में तो सफ़ेद रोली रोग बढ़ जाता है। कौन सा? सफ़ेद रोली रोग। और गेहूं में रस्ट नामक बीमारी हो जाती है यदि बादल छाए रहेंगे तो। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि यदि पकाव के समय, यानी जब फसल पकेगी उस टाइम पे यदि बादल छाए रहेंगे तो क्या होगा? फसल के पकने में क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वो फसल के पकने में देरी हो जाएगी, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जब दानों में नमी बनी रहेगी, दानों में नमी बनी रहेगी तो कटाई है, मंडाई है, ओसाई है, ये सारी क्रियाएं हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। यानी ये 3-4 प्रभाव हमारी फसल के ऊपर पड़ते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, बादल छाए रहने से, बादल छाए रहने से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिखो, पहला प्रभाव लिखो, यदि लगातार बादल छाए रहेंगे, यानी कहने का मतलब यदि जनवरी माह में, लिखो जनवरी माह में, कौन से माह में? जनवरी माह में मावट के बाद, मावट के बाद यदि लगातार बादल छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, तो कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे सरसों में सफेद रोली रोग, सफेद रोली रोग, गेहूं में
भ्रष्ट। यानी ये दो बीमारियों का प्रकोप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि जनवरी माह में मावठ के बाद लगातार यदि बादल छाए रहेंगे तो नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा, कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे सरसों में कौन सा रोग हो जाएगा, सफेद रोली रोग हो जाएगा, और गेहूं में कौन सा रोग हो जाएगा बेटाओ, भ्रष्ट नामक रोग हो जाएगा। आगे लिखो, लगातार बादल छाए रहने से फसल के पकने में देरी हो जाती है। किसके पकने में, फसल के पकने में देरी हो जाती है, और उत्पादन लागत बढ़ जाती है, यानी यदि लगातार बादल छाए रहेंगे तो फसल पकने में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी, और क्या नाम से, उत्पादन लागत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दाने में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे मंडाई, ओसाई व थ्रेसिंग में समस्या आती है, यानी कहने का मतलब ये तीन प्रभाव हो जाएंगे। यानी फसलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा, कीट रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, लगातार बादल छाए रहेंगे तो फसल के पकने में देरी हो जाएगी, और तीसरा प्रभाव ये होगा कि दाने में पर्याप्त नमी बनी रहेगी, जिसके कारण मंडाई, ओसाई और जो थ्रेसिंग की क्रिया है उसमें क्या आएगी, समस्या आती है। इस प्रकार से बादल छाए रहने से हमारी फसलों पर ये विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या पढ़ेंगे, प्रसरण पढ़ेंगे। यानी ये लगातार बादल छाए रहने से क्या नाम से जो फसलों पे प्रभाव था वो अपन ने पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट, प्रसरण। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रसरण। बेटा इनको साथ के साथ आपको नोट्स बनाने और साथ के साथ याद करने। ये नहीं कि क्या नाम से कि उतारा नहीं, ध्यान नहीं दिया और उतार के मतलब आड़ा में मेल दिया, या नहीं होना चाहिए, साथ के साथ याद होना चाहिए। अब पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट, वृषण। वृषण बोल दो या क्या बोल दो, वृष्टि बोल दो। अब वृषण क्या होता है, ये हमारा वायुमंडल है। क्या है बेटा, वायुमंडल। वायुमंडल में हमने क्या पढ़ी थी, जलवाष्प। जैसे ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर क्या पढ़ी थी, जलवाष्प। जलवाष्प होती है ना वायुमंडल में, जलवाष्प होती वायुमंडल। अब ये जो जलवाष्प है, यानी जो ये जलवाष्प पाई जा रही है, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। यानी इसमें कौन सी क्रिया लगेगी, संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया लग गई। अब ये संघनन की प्रक्रिया के कारण ये जो जल वाष्प है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जल की बूंदों में। यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जल की बूंदों के रूप में, यानी बर्फ के कणों के रूप में। यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जल की बूंदों या
बर्फ के कणों में, या तो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी या बर्फ के कणों में हो जाएगी। ये जो जल की बूंदें और जो बर्फ की कण होती है ना, वो भारी होती है। क्या होती है बेटा? भारी होती है, यानी वजनी होती है। कहने का मतलब ये आकाश में निलंबित नहीं रह पाती है, यानी भारी होने के कारण कहाँ निलंबित नहीं रह पाती? आकाश में निलंबित नहीं रह पाती, और सीधे कहाँ जाती हैं? ये जल की बूंदें और ये बर्फ की बूंदें सीधे कहाँ जाती हैं? धरातल पे आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? धरातल पे। जब ये धरातल पे आ जाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? वृष्टि या वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि या वर्षण। वृष्टि या वर्षण आया समझ? वृष्टि या वर्षण किसे कहते हैं? वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल की बूंदों ये बर्फ के कणों में बदल जाएगा। ये जल की बूंदें और बर्फ के कण भारी होने के कारण कहाँ नहीं रुक पाती? वायुमंडल में नहीं रुक पाती, जिसके कारण सीधे कहाँ जाती है? धरातल पर आ जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? वृष्टि या वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वो वृष्टि या वर्षण कहते हैं। आ गया समझ कि वृष्टि क्या होता है? वायुमंडल के अंदर क्या होता है? जलवाष्प होता है। जलवाष्प कौन सी प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा? जल की बूंदों में बर्फ कणों में, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। और ये भारी होने के कारण, बर्फ की कण और जल की बूंदें भारी होने के कारण कहाँ जाएंगी? धरातल पे आ जाएंगी। उसी क्या कहते हैं? वृष्टि या वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि या वर्षण कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो बेटा इसकी। देखो, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल की बूंदों व बर्फ के कणों में, यानी किसके रूप में? या तो जल की बूंदों में यानी बर्फ के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये कण भारी होने के कारण धरातल पर आ जाते हैं। उसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। आ गया समझ कि वृष्टि या वर्षण क्या होता है? वायुमंडल में क्या होती है? जलवाष्प होती है। जलवाष्प में कौन सी क्रिया होगी? संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया के कारण जल की बूंदों में या बर्फ के कणों में जलवाष्प बदल जाएगी, और ये दोनों चीजें भारी होने के कारण कहाँ जाएंगे? धरातल पे आ जाएंगे। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वृष्टि या वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि या वर्षण। इसका एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बेटा आगे पढ़ेंगे कि वर्षा का अनुकूल प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? कि वर्षा का अनुकूल प्रभाव। कि वर्षा का अनुकूल प्रभाव क्या रहता है हमारी फसलों पे? वर्षा का अनुकूल प्रभाव, यानी कहने का मतलब वर्षा का अनुकूल प्रभाव क्या है? या डाल दो हेडिंग, वर्षा का अनुकूल प्रभाव। यानी अनुकूल प्रभाव कैसे? जैसे मान लीजिए
बाजरे की बुआई का समय जून जुलाई है भाई। जून जुलाई में यदि बारिश हो जाती है तो हमारी खरीफ की फसल समय पर बुआई हो जाएगी। वो क्या कहलाएगा? अनुकूल प्रभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूल प्रभाव कहलाएगा। दूसरा प्रभाव, जैसे फसल की बुआई करेंगे, बुआई करने के 3 से 4 दिन बाद बारिश आ जाती है तो हमारी फसल का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा? अनुकूल प्रभाव कहलाएगा। तीसरा अनुकूल प्रभाव, जैसे कि क्या नाम से, तीसरा अनुकूल प्रभाव की क्या नाम से, जब फसल की वृद्धि काल चल रही हो, यानी जब हमारी फसल वृद्धि कर रही हो तो नियमित अंतराल पे वर्षा होती रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? अनुकूल प्रभाव कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये सारे क्या है? अनुकूल प्रभाव है। जैसे मान लीजिए सितंबर माह है भाई, सितंबर अक्टूबर माह है, अक्टूबर माह में बारिश हो गई तो उस टाइम पे किसकी बुआई करते हैं? रबी की फसल की बुआई करते हैं। तो रबी की फसल की बुआई करेंगे तो क्या नाम से उसमें आसानी से क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। अरे पड़ेवा हो जाएगा। रबी की जो फसल बुआई करते हैं ना, पड़ेवा करते हैं, पानी लगा के फिर बुआई करते हैं। बारिश के कारण पानी आ जाएगा तो आसानी से अपन क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। ये सारे वर्षा के अनुकूल प्रभाव हैं। यानी हमारे अनुकूल ही वर्षा होगी तो वो क्या कहलाएंगे? अनुकूल प्रभाव कहलाएंगे। सबसे पहला अनुकूल प्रभाव पढ़ेंगे अपन। पहला अनुकूल प्रभाव पढ़ेंगे जून जुलाई माह में। जून जुलाई माह में कौन से माह में बेटा? जून जुलाई माह में। जून जुलाई माह में वर्षा होने से, जून जुलाई माह में वर्षा होने से खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की सही समय पर, आदि की सही समय पर बुआई हो जाती है। सही समय पर बुआई हो जाती है। यानी जून जुलाई माह में यदि वर्षा होती है और वर्षा होने से जो खरीफ की फसल है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनकी क्या नाम से सही समय पे क्या हो जाएगी? बुआई हो जाती है। पहला अनुकूल प्रभाव ये हो गया। दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे, बुआई के समय वर्षा होने के बाद कई दिन तक मौसम साफ रहने से बीजों का अंकुरण तेजी से होता है। यानी जब बुआई का, जैसे बुआई के समय बारिश हो गई और 2-3 दिन तक कोई बारिश नहीं हुई और मौसम साफ रहा तो बीजों का अंकुरण क्या होगा? अच्छा होगा। तो वो भी क्या है? अनुकूल प्रभाव है। लिख लो, बुआई के समय अच्छी वर्षा होने के बाद, होने के बाद 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक वर्षा न होने पर, वर्षा न होने पर बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब फसल की बुआई कर दी, उस टाइम बारिश हो गई और बारिश होने के 3 से, बुआई के 3 से 4 दिन तक कोई बारिश नहीं होती है तो बीजों का अंकुरण क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। यानी बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। तीसरा प्रभाव पढ़ेंगे अपन कि क्या नाम से, जब फसल की वृद्धि काल चल रहा हो, यानी जब फसल वृद्धि कर रही हो, लिखो जब फसल का वृद्धि काल चल रहा होता है, चल रहा हो, उस समय
उस समय चार से 5 दिन के उस समय नियमित अंतराल पर वर्षा होने पर फसल की वृद्धि अच्छी होती है। क्लियर? यानी जब फसल का वृद्धि काल चल रहा हो उस समय नियमित अंतराल में जब वर्षा होती रहेगी तो फसल की वृद्धि क्या होगी? अच्छी होगी। आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट कि क्या नाम से सितंबर माह में, कौन से माह में? सितंबर माह में। देखो चौथा पॉइंट, सितंबर माह में मावट होने पर, यानी सितंबर माह में यदि बारिश होती है या मावट होती है, सितंबर माह में मावट होने पर या अच्छी वर्षा होने पर, सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने पर रबी की फसलों की जैसे सरसों एवं चना, चने की बुआई समय पर हो जाती है। यानी सितंबर माह में यदि बारिश हो जाए तो क्या होगा? रबी की फसलों की क्या हो जाएगी? सही समय पर बुआई हो जाएगी। आगे लिखो, मान लीजिए रबी की फसलों में, लिखो रबी की फसलों में कौन से माह में? यदि दिसंबर जनवरी माह में अच्छी बारिश हो गई तो क्या हो जाएगी? जैसे मावट हो गई, दिसंबर जनवरी माह में मावट हो गई तो अच्छी पैदावार, अच्छी उपज प्राप्त होती है। रबी की फसलों में दिसंबर जनवरी माह में मावट होने पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये सारे हमारे क्या है? फसलों के प्रतिकूल प्रभाव हैं। क्या है बेटा? ये प्रतिकूल प्रभाव हैं। और मान लीजिए जब हमारी फसल गड़ी है और दूध अवस्था में उस टाइम में बारिश हो जाए तो दाने सुडौल एवं चमकदार हो जाते हैं। ये पॉइंट भी लिख लो। जब हमारी फसल दूधिया अवस्था में हो तब बारिश हो जाए, बारिश अवस्था में हो, उस समय वर्षा होने पर दाने सुडौल एवं चमकदार हो जाते हैं। दाने सुडौल एवं चमकदार हो जाते हैं। ये सारे 4-5 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। ये वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव है, यानी अनुकूल प्रभाव है। क्या है? पहला अनुकूल प्रभाव क्या पड़ा? मान लीजिए जून जुलाई माह में बारिश हो गई सही समय पे तो क्या होगा? खरीफ की फसल की सही समय पे बुआई हो जाएगी और उपज में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये पड़ा कि क्या नाम से, जैसे अपन ने फसल की बुआई कर दी उसके 3 से 4 दिन तक कोई बारिश नहीं होती है तो बीजों का अंकुरण अच्छा होगा। यदि फसल का जब वृद्धि काल चल रहा होता है उस समय यदि नियमित अंतराल पे बारिश होती रहेगी तो क्या नाम से फसल अच्छी वृद्धि करेगी। उसके बाद में क्या नाम से
सितंबर माह में यदि बारिश हो जाती है, जो रबी की फसल है जैसे चना सरसों है, इनकी बुआई क्या हो जाएगी, सही समय पे हो जाएगी। और यदि रबी की फसल में दिसंबर जनवरी माह में मावट हो जाती है तो अच्छी उपज प्राप्त होती है। और लास्ट में जब हमारे दाना दूधी अवस्था में रहता है उस समय बारिश हो जाए तो दाना सुडौल एवं चमकदार हो जाता है। ये सारे अपन ने वर्षा के क्या पढ़ लिए बेटा, अनुकूल प्रभाव पढ़ लिए। कितने, 6 हमने अनुकूल प्रभाव पढ़ लिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि क्या नाम से वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कहने का मतलब ये तो क्या पढ़े थे, अनुकूल प्रभाव पढ़े थे, और अब पढ़ेंगे वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। हेडिंग डाल दो बेटा, वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। अभी तो अपन ने पढ़े थे सारे अनुकूल प्रभाव। क्या पढ़े थे, अनुकूल, यानी हमारी फसल की अनुकूल वर्षा हुई थी तो हमें कितना लाभ मिलेगा। यदि प्रतिकूल पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब विपरीत, क्या पढ़ेंगे, विपरीत। अब विपरीत में जैसे वर्षा का असमान वितरण होना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, वर्षा पर फसलों के प्रतिकूल प्रभाव आएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या नाम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, अतिवृष्टि बोलते हैं। अनावृष्टि यानी कहने होता है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, वो अनावृष्टि। और एक होता है असमय वृष्टि, यानी बारिश का कोई समय नहीं था, वो कभी भी बारिश आ जाती है जिसका हमें कोई लाभ नहीं होता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं कि फसलों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में अपन कल के वीडियो में चर्चा करेंगे बेटाओ। धन्यवाद। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में अपन ने क्या नाम से वृष्टि के बारे में पढ़ लिया कि वृष्टि और वर्षण क्या होता है, और क्या नाम से यदि लगातार बादल छाए रहे तो फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद में वृष्टि या वर्षण के बारे में पढ़ लिया, फिर वर्षा के अनुकूल प्रभाव पढ़ लिए। आज अपन ने 3 चीज़ें पढ़ ली इसमें। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें। इनको बेटा साथ के साथ आपको अपने फेर कॉपी के अंदर उतारना है, और क्या नाम से साथ के साथ आपको याद करते रहना है। धन्यवाद।